Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is me, Saqib Abdo, and you are tuned into Maju FM 97.6 and our podcast series on YouTube page. मैं आपको खुशामदीद कहते हुए कैंपस टू करियर प्रोग्राम एक बार फिर एक ज़बरदस्त एपिसोड के साथ यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ। एक शायर कहते हैं कि इरादा बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बहुत कुछ हमने भी, आपने भी सोच रखा होता है अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर के मुतालिक, ख़ासतौर पर उस दौर में, उस ज़माने में जब आप अभी कैंपस लाइफ में होते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक आने तक का ये सफ़र, और उस दौरान 4 साल, इस दौरान आपकी फैकल्टी, आपके मेंटोर्स, आपके पीयर्स, रिलेटिव्स, कजन्स, बहुत कुछ फ्लडेड आपको मटेरियल एंड स्टफ मिल रहा होता है कि ज़िंदगी में ये जो मैंने चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट की है, प्रोग्राम की है, इज़ इट द राइट चॉइस जो मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए, अपना करियर पाथ जो इसके लिए जो ये सिलेक्शन की है, दिस इज़ द राइट डिसीजन या नहीं। बहुत कुछ प्रोग्राम्स, नए नए ऐसे प्रोग्राम्स, नई टेक्नोलॉजीज़, और आजकल सब कुछ हो चुका है AI अलाइंड। तो क्या हमारी डिग्री प्रोग्राम जब हम ग्रेजुएट होंगे तो क्या जिस पेस के साथ और स्पीड के साथ इंडस्ट्री चेंज हो रही है, क्या हम वो सब कुछ कोप अप कर पाएंगे? बहुत सारे होते हैं सवालात, लेकिन उसका जवाब लेते हैं हम उन अपने अलमनस से जो इस वक्त हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। अ वंडरफुल हिस्ट्री ऑफ हिज एकेडमिक करियर विद माजू, ऑफ कोर्स MBA मार्केटिंग उन्होंने किया 2011 में, एंड देन 21 में यहाँ से MS मैनेजमेंट साइंसेस भी उन्होंने किया है। वंडरफुल फेस जिन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में भी काम किया, पाकिस्तान के नामी ग्रामी चैनल्स के साथ उनकी एफिलिएशन, न्यूज़ कास्टर टू न्यूज़ प्रेजेंट टू न्यूज़ एंकर। अब वो एंटरप्रेन्योर जो उनकी फील्ड है, ऑफ कोर्स MBA किया है, MS मैनेजमेंट साइंसेज हैं, तो ही इज़ एंटर्ड इन द बिजनेस एरेना। इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और फाइनाइट लूप्स के नाम से उनकी एक फर्म है, एक कंपनी है, उसके बारे में भी हम डिटेल उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, जानना चाहेंगे। लेट्स वेलकम इन आवर पॉडकास्ट सीरीज आज के एपिसोड में राहिल अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम राहिल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू माजू, आपके अपने अल्मा मैटर में एक बार फिर आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया दोबारा बुलाने के लिए और आपका इस अपॉर्चुनिटी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जाहिर बात है मैं ये ज़रूर कोशिश करता हूँ कि आपसे कुछ फ्लैशबैक के बारे में जानना चाहूँगा। वो टाइम जब आपने यहाँ पे मास्टर्स किया है, MS किया है, 2021, ठीक है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन स्टिल आपने माजू के डिफरेंट फेजेस देखे हैं। करंट फेजेस में इस वक्त अब आप जब देख रहे हैं माजू को, हाउ डू यू सी एंड कंपेयर इट विद योर फ्लैशबैक? मैं अगर इसको 2009 से कंपेयर करूं, जब मैं यहाँ इंडक्ट पहली बार एडमिशन लिया था, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ऑब्वियसली। माशाल्लाह, न्यू हाइट्स, न्यू एवेन्यूज, न्यू अरीनाज, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स जो कि ऑफर हो रहे हैं वो, फिर इंडस्ट्री से अलाइनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, फिर ओवरऑल जो इन्वायरमेंट यूनिवर्सिटी का हमने देखा उस ज़माने में वही बहुत अच्छा था, लेकिन अब जिस तरह से बनाया गया वो बहुत ही प्रोडक्टिव है, बहुत ही इंगेजिंग है और अट्रैक्टिव भी है स्टूडेंट्स के लिए। जाहिर है उनको यहाँ पर एंगेज करना। जब मैंने पहली बार तस्वीर देखी थी कैनपी की, जब अभी उसको रीमॉडल किया गया, तो मेरे दिल से एक आह निकली थी और मैंने कहा था ये क्या कर दिया, क्योंकि बड़ी यादें हमारी उस कैनपी के साथ, उन बेंचेस के साथ जहाँ बैठा करते थे। बट जब मैं दूसरा विजिट मेरा इस ट्रिप पे है जो मैंने देखा, तो अभी आपसे वो बात मेरी हो रही थी कि नाउ दैट कैनपी इज बिकम अलाइव नाउ। तो वो एक थोड़ा सा एक डेड स्पेस हुआ करता था कि ठीक है बेंचेस थी, वहाँ स्टूडेंट बैठे रहते थे, बट अब जो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है तो वो एक डिफरेंट है। लेट मी रिफ्रेज विद योर परमिशन कि अब वो आह जो है वो वहां में तब्दील हो गई है। बिल्कुल ऐसी, तो वो बहुत अच्छा एक चेंज है उसके अंदर कि वो एक अच्छी स्पेस थी जिसको अब एक हाइपर एक्टिविटी स्पेस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी एंड एज यू नो कि हम तो वो सोशल एंगेज हैं, एलुमनाई एसोसिएशन के हवाले से भी पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी, उसका मैं पार्ट रहा। तो जितनी चीज़ें होती हैं उसमें जाहिर है हम भी कहीं ना कहीं अपनी से रखते हैं, अपनी इनपुट पहुंचाते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि वो से सुनी जाती है और चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। परफेक्टली फाइन। अच्छा, मैं क्योंकि आपकी माशाल्लाह लाइफ के रेलेवेंट जो एकेडमिक तो है ही है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर में भी एज अ वंडरफुल डिबेटर आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है। आपने, मुझे लगता है कि मल्टीपल फोरम्स में कोई जगह खाली नहीं होगी, स्टेज खाली नहीं होगा जहाँ राहिल अख्तर ने अपनी स्पीच या अपनी डिक्लेमेशन ना दी हो। कैसे देखते हैं आज का हमारा जो स्टूडेंट है जो कि गैजेट्स के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ इतना उसने अपने आप को फिट इन कर लिया है कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैन टू मैन या ऑडियंस, ये इंगेजमेंट ना होना उनके लिए कितना नेगेटिव या कितना उनके लिए चैलेंजिंग बन जाता है? ये इसलिए है कि मैं इसको रिवर्स इंजीनियर करता हूँ शुरू से और मैं पीछे लेके जाता हूँ कि अगर लोग ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बहुत हद तक आ चुकी है, इवॉल्व हो चुकी है, इन्वॉल्व हो चुकी है लोगों की लाइफ में,
तो अगर वो उसको यूज नहीं करेंगे तो वो अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे, जो किसी हद तक ठीक है। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि आज भी इस एआई के दौर में भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की बात की जा रही है। हर दफा ये कहा जाता है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कितनी है उस पूरे प्रोसेस के अंदर, जहां एआई टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एआई ऑटोमेशन इस्तेमाल हो रही है, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कितनी है। तो अभी तक, और मुझे नहीं लगता कि अगले 5-10 साल में भी ये हो सकेगा कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को जीरो कर दिया जाए। तो वो इन्वॉल्वमेंट रहेगी इंसानों की। अगर वो इन्वॉल्वमेंट रहेगी, इट मींस इंसानों की जरूरत रहेगी, वो रिसोर्स की जरूरत रहेगी। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो आपकी एबिलिटी है, उसको इस्तेमाल में लाने के लिए यू हैव टू बिल्ड योर स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो मैं और मेरे अलावा जितने इंडस्ट्री मेरे पीयर्स हैं वो समझते हैं कि वो एक ऐसी स्किल है जो आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपके कोई भी एकेडमिक्स हो, आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, वो एक ऐसी स्किल है जो आपको आपकी हर फील्ड में, आपके हर प्रोफेशन में, आपके हर एकेडमिक्स के बैकग्राउंड के साथ आपको हमेशा हाईलाइट देती है। अब हमारे जो आपने डिबेट्स की बात की, तो मैंने कोई 16 साल डिबेट से पार्टिसिपेट किया अपने थ्रू आउट द स्टूडेंट लाइफ। फ्रॉम क्लास 5th आई स्टार्टेड एंड मेरा जो MBA यहाँ पर खत्म हुआ 2011 में, तब तक मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। 2011 में आई टुक रिटायरमेंट एज अ पार्टिसिपेंट, बट एज अ पब्लिक स्पीकर आई कैन नेवर रिटायर। तो हम उसके बाद भी एंगेज रहे। बट उन 16 साल में जितने हमारे दोस्त बने डिबेटिंग फर्टर्निटी के, उनमें से आज बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस के अंदर हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग दुबई में मेरे साथ हैं। वो सब लोग अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर हाईलाइटेड हैं और शाइन कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि वो खुद ये बात क्लेम करते हैं कि उसका रीजन ये है कि क्योंकि हम पब्लिक स्पीकर थे, तो हमें पता है कि हमने कम्युनिकेट कैसे करना है अपनी स्किल्स को। तो वो इंटरपर्सनल स्किल्स एक आपकी ऐसी स्किल है जो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको हमेशा हेल्प करती है टू हाईलाइट। सो यस, आज गैजेट्स का दौर है एंड यू नीड टू इक्विप विद गैजेट्स, बट विद दैट यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज या आपकी जो पब्लिक एंगेजिंग एक्टिविटीज है उनको आप कैसे करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं 2 स्किल्स बहुत जरूरी है, एक इंटरपर्सनल स्किल्स और दूसरी है इंट्रापर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल तो कि जी मैं आपसे बात कैसे कर रहा हूं, दूसरा इंट्रापर्सनल मैं अपने आप से बात कैसे कर रहा हूं। सो वो जो अपने आप से कम्युनिकेशन है वो इसलिए जरूरी है कि अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस का हमेशा से आपको पता रहे, आपको ये रियलाइजेशन रहे कि व्हाट यू आर, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकें। सो यस, और उसमें फिर सिर्फ स्टूडेंट्स का मैं पूरा कसूर नहीं कहूंगा, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी उसमें एक कसूर है कि वो एक्टिविटीज जो हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करती थी वो अब उतनी नहीं हो रही, वो अब कम कर दी गई। तो अगर वो एक्टिविटीज उसी तरह से रहें, बच्चों को मौका मिलता रहे पार्टिसिपेट करने का, तो वो अभी भी पार्टिसिपेट करेंगे। That's true. तो कैच फ्रेज फॉर यू इज कि यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इन बिटवीन। तो अच्छा राहिल भाई, एक चीज़ जो मैं ज़रूर इसमें आपसे जानना चाहूँगा कि ड्यूरिंग आपकी एकेडमिक लाइफ, जब आपने माजू में यहाँ पे अपना करियर स्पैन जो रखा है, कभी किसी मौके पर आपने ये सोचा कि यार जो मैंने अभी शुरू में भी बात की थी कि योर चॉइस ऑफ डिपार्टमेंट MBA, क्योंकि मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की और डिग्री प्रोग्राम्स की हाइप बन जाती है, कभी आपने ये प्रोग्राम सोचा कि आपकी मीडिया की ज़िंदगी, फिर ये MBA, फिर MS, और अब माशाल्लाह आप एक IT फील्ड के साथ जुड़ गए, अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया। तो मैं जानना चाह रहा हूँ ये ब्लैंड जो है, कोई और भी काम आप कर सकते थे, कोई और चीज़ भी जा सकते थे, फाइनाइट लूप्स को क्रिएट करना एज अ फाउंडर, एज अ CEO आप सर्व कर रहे हैं, ये कैसे ख्याल और थॉट आया? और MBA के दौरान आपका कोई ऐसा ख्याल कि मैंने बिजनेस ही शुरू करना है, या नौकरी का तस्वुर था? वो थोड़ा सा माहौल हमें लेके सच्ची बात ये कि उस वक्त तो कोई तस्वुर नहीं था, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो कुछ मैंने किया, आपने जो भी चीजें गिनवाई, मैं कुछ चीजें स्मॉल ऐड कर दूंगा अभी आगे चल के, लेकिन मैं ये डिस्क्लेमर दूंगा साथ में कि जो मैंने किया वो आपने रिपीट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो एक सीरीज ऑफ फेलियर्स है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। और MBA तक पहुंचने से पहले मैं एकेडमिकली फेल हो चुका था। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था और हमारे यहाँ खानदानी परंपरा है कि जो बड़ा बेटा होता है वो अपने फादर के फुटस्टेप्स को फॉलो करता है, जो उन्होंने लाइफ में किया होता है वो आप बेटे ने भी करना होता है, बड़े बेटे ने। तो मेरे फादर वाज इन एविएशन थ्रू आउट हिज लाइफ, PIA में उन्होंने सर्व किया 44 इयर्स, नाउ ही इज वर्किंग इन एयरब्लू। तो वो एविएशन इंजीनियर थे, सो ही वांट्स मी टू बी एन इंजीनियर एज वेल। तो वो चाहते थे मैं जी टॉप यूनिवर्सिटीज जो पाकिस्तान की हैं, NED, वहाँ पे मैं जाऊँ और उसमें एडमिशन लूँ। तो हमने 3% नहीं ली कि हम आ जाके उसमें एडमिशन ले सकते। तो उस वजह से जो एकेडमिक्स था हमारा बहुत अच्छा नहीं था। मैट्रिक तक बहुत अच्छे नंबर्स थे, इंटर में हमारे बहुत गंदे नंबर्स थे, तो हम नहीं ले सके। फिर हमने सोचा अच्छा माँ बाप को हमने जो है मायूस कर दिया, तो चलो उनको कुछ ऐसा देते हैं कि ये सोचे कि यार ये इसने कैसे दिया। तो हम CA करने चले गए। तो मैंने 3.5 साल अपने CA में, मैं कहता हूँ ज़ाया किए, लेकिन जो सीखा वो बाद में बहुत काम आया, बट मेरा टाइम बहुत ज़ाया हुआ। CA नहीं हो सका, फिर हम ACCA करने चले गए। 1 साल हम नमाज आया किया अपना। तो फिर हम वहाँ पे कहा कि भाई कुछ तो एक डिग्री चाहिए जिंदगी में, तो हम MBA करने आ गए।
एमबीए जब मैं करने आया बीकॉम तो से MBA? बीकॉम से। तो मैं जब एमबीए करने जब मैं आया तो वहां से मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर आके मुझे कुछ डायरेक्शंस मिली, ओके, बहुत क्लियर डायरेक्शंस मिली। मैं एमबीए से पहले एक दो जगह इंटर्नशिप कर चुका था, तो वहां पर मुझे कुछ मेंटोर्स मिले थे और उन्होंने मुझे गाइड किया था कि यार मुझे नहीं पता था, मेरी इंट्रापर्सनल स्किल बहुत कमजोर थी उस वक्त, मुझे नहीं पता था व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, व्हाट आई कैन नॉट डू। तो मैंने हम टीवी में पहले दूसरी इंटर्नशिप की थी, उससे पहले मेरी यहाँ पर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी होती है बहुत बड़ी, इंटरफ्लो, वहां मेरी पहली इंटर्नशिप थी इंटरफ्लो के साथ, दूसरी मेरी हम टीवी में इंटर्नशिप थी। हम टीवी में मुझे मेरी जो उस वक्त की बॉस थी मैम आबदा, मिस आबदा हसन अली, मार्केटिंग मैनेजर थी, उन्होंने मुझे वहाँ पे बहुत गाइड किया और उन्होंने मुझे बताया कि यार तुम्हारी स्किल सेट जो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन का है, सो यू शुड बी ईदर इन मार्केटिंग और सेल्स, यू आर नॉट अ फाइनेंस गाय। मैं उस वक्त एसीसीए कर रहा था, तो यू आर नॉट अ फाइनेंस गाय। तो वहां से आई टुक अ डिसीजन एंड आई टुक एडमिशन इन एमबीए कि मैंने मार्केटिंग में एमबीए करना है। ठीक है, ये मैंने किया। मेरी इसी दौरान जॉब स्टार्ट हो गई, 2010 में मैंने पहली जॉब अपनी शुरू कर दी थी। अगेन माय फर्स्ट बॉस एंड माय मेंटर फॉर लाइफ टाइम मिस्टर साद मसूद। साद मसूद साहब वाज अ टीचर इन एसीसीए, वो मुझे पढ़ाते थे, तो मुझे जानते थे पर्सनली, और 2010 में ही ऑफर्ड मी अ जॉब। उनको एक सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जरूरत थी, उनके साथ मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की थी। सही है। वो एक ऑटोमेशन इंजीनियरिंग कंपनी रन कर रहे थे और मैं उनके साथ सेल्स करता था, तो ये मेरी पहली नौकरी थी। वहां से शुरू करके मैंने वहां भी बहुत छलांगे लगाई, मैं उनके साथ रहा काफी टाइम। फिर मैंने हैबिट के साथ काम किया, मैंने डॉलेंस के साथ काम किया, मैंने मल्टीपल और एक दो और कंपनीज बीच में थी, उनके साथ मैंने काम किया। फिर 2013 में आई टुक अ कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे आईटी की तरफ जाना है, एंड आई जॉइंड अ स्टार्टअप, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड स्टार्टअप था, उनको मैंने ज्वाइन किया। वहां से 2013 से आई एम स्टिक टू आईटी सेल्स। ठीक है। बीच में हमारे एक दोस्त हैं यहाँ माजू के एलुमनाई हैं, बासित, उनके रेफरेंस से हमें बोल की अपॉर्चुनिटी मिली जब बोल रीलॉन्च हो रहा था अपना बैड टाइम गुजारने के बाद। तो वहां पे हम अपॉर्चुनिटी मिले, मैंने एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट ज्वाइन किया बोल को। वहां से फिर मैं कुछ अंदर वहां पर चीजें हुई, एक महीने के अंदर मैं न्यूज कास्टर बना, वहां से न्यूज एंकर बना, फिर प्रोग्राम एंकर बना। 4 साल तक मैंने वहां पे मीडिया में काम किया, एंड देन व्हेन आई लेफ्ट मीडिया इन 2019, अगेन अ कॉन्शियस डिसीजन, तो वहां से देन आई केम बैक टू आईटी इंडस्ट्री, जो कि मेरी मैं ऑलरेडी उसमें था। एंड दैट वाज द राइट टाइम, क्योंकि कोविड था और सारी चीजें आईटी शिफ्ट था बड़ा। एग्जैक्टली, तो वो एक तरह से बहुत राइट डिसीजन हो गया। मेरा तो उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, अल्लाह ने करवा दिया कि मीडिया के हालात बहुत बुरे हो चुके थे, सैलरीज नहीं आ रही थी, यू हैव बीन थ्रू इट एज वेल। तो उस डिसीजन की बेस पे आई केम बैक टू आईटी। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। नाउ कमिंग टू योर राइट क्वेश्चन कि जब मैं आईटी में वापस आया तो आई हैव सीन सम अपॉर्चुनिटीज इन आईटी। जाहिर आईटी ग्रो कर रहा था। पाकिस्तान बीइंग अ कंट्री जो कि आईटी का टैलेंट हब है बहुत बड़ा, क्योंकि हम इस वक्त कोई 3 बिलियन प्लस की हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं एज ऑन कंपनी लेवल, जो कि रिकॉर्डेड हैं गवर्नमेंट लेवल पे। लेकिन उसके अलावा एक और सेक्शन है बहुत बड़ा हमारा, जो कि फ्रीलांसर्स का है। सही है। वो भी आई थिंक ऑन डॉक्यूमेंट $1 बिलियन प्लस क्रॉस कर चुका है, फ्रीलांसर्स का जो रेमिटेंस है इस वक्त पाकिस्तान में। तो ये हमने देख लिया था कि हम रिसोर्स हब हैं, बहुत बड़ा हम टैलेंट हैं, हम सर्विसेज बेचते हैं दुनिया में, तो मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं वो इसी तरह चलती हैं। वहां हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि यार हम जब इंटरनेशनल बिजनेसेस को ये चीजें बेच रहे हैं, तो उसके लिए उस पे व्हाट वी आर सेलिंग एक्चुअली टू देम, हम वो प्रोसेस बेचते हैं एक्चुअली। तो लास्ट जो मेरी जॉब थी पाकिस्तान में, इट वाज विद अ सॉफ्टवेयर कंपनी कॉल्ड कोडअप, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, पाकिस्तान में सारी टीम है उनकी। तो वहाँ हमने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की। हमने ये देखा कि कुछ सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि हर सॉफ्टवेयर एजेंसी फॉलो नहीं करती। ठीक है। हमने प्रोसेस बिल्ड किए, हमने प्रोसेस को बना के बेचा, सेल किया, हमने देखा अच्छे बिके। तो ऑन द सेम आइडियोलॉजी जो मैंने कोडअप में रहते हुए सीखी थी, उसी आइडियोलॉजी के ऊपर आई हैव बिल्ड एन आइडिया ऑफ फाइनाइट लूप। तो फाइनाइट लूप इज बिल्ड ऑन अ मेंटालिटी, ऑन अ प्रोसेस के जो सॉफ्टवेयर एजेंसी होती है वो बेसिकली एक प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो बेसिकली एक सिस्टम बेचती है, एक प्रोसेस बेचती है। उस प्रोसेस को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उसी बेस पे हम अपनी पिच भी जो क्लाइंट्स को देते हैं वो उसी तरह से। तो फाइनाइट लूप इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी पावर्ड बाय एआई सॉल्यूशंस। लेकिन जो हमारी जो एक्चुअल यूएसपी है वो ये है कि हमारा जो पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो इतना यूनिक और इतना ट्रांसपेरेंट है कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन जो होती है, जो बिजनेसेस की एक्सपेक्टेशन होती है, वो बहुत ही क्लियर रखते हैं उसको हम पूरे उस टाइम के अंदर। सो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड फाइनाइट लूप, जिसको हम पिच कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी है उसकी। 2 साल पहले मैं यूएई मूव किया और वहाँ पे शुरू में 6-8 महीने, साल भर मैंने जॉब की, एंड देन आई फॉर्मली फुल टाइम स्टार्टेड दिस एजेंसी। पैरेलल तो मैं काफी टाइम से चला रहा था उसको, बट फुल टाइम मैंने फिर उसको वहाँ पे टाइम देना शुरू किया। तो अभी हमारी मार्केट जो है वो मिडल ईस्ट है, हम यूएई में काम कर रहे हैं। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका इज अवर मार्केट, हम यूएस में, कनाडा के अंदर हमारे क्लाइंट्स हैं, वहाँ हम सर्व कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमारी टीम है यहाँ पर कराची के अंदर। इस तरह से हम उसको लेके चल रहे हैं। डेवलपर्स आपके या प्रोग्रामर्स पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है। अच्छा,
सिंधी में एक शेर है कि जिंदगी मसाला हजार मगर मुर्क तो जीवन जो हल है, यानी जितने मसाइल मौजूद हैं अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज्यादा अवेलेबल हैं, एंड दिस इज द परफेक्ट गिमिक या कैच फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो माइंडसेट है नौकरी हासिल करने का, उससे हमारे स्टूडेंट को, हमारे जो फ्रेश ग्रेड्स जो निकलने वाले हैं उनको निकल आना चाहिए इससे टू गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड एंटर इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? इस वक्त और फ्लक्स चाहिए हमें एंटरप्रेन्योर्स का, क्या आप समझते देखिए हैं? एंटरप्रेन्योरशिप आई थिंक, मतलब मुझसे अगर आप पूछें पर्सन लाइक मी जिसकी मेरी जैसी मेंटालिटी हो, जिसका मेरे जैसी अपब्रिंगिंग हो, मेंटोर्स अच्छे मिले हो, तो यस, एनी पर्सन लाइक मी should go for entrepreneurship. Having said that, not everyone is built to be an entrepreneur. So there should be some checklist. वो क्या है वो प्लीज बताइएगा। बिल्कुल बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो जो एक entrepreneur का mindset होता है वो एक risk taker का होता है। ठीक है। अगर आप comfort zone में हैं and you are happy with the comfort zone, you cannot be an entrepreneur. ठीक है। So you have to be a risk taker. आपको रिस्क लेने का अगर शौक है, आपको, आप एडवेंचरस हैं, आप उससे डरते नहीं हैं, आप उस फाइनेंशियल बर्डन से डरते नहीं हैं, आप 9 to 5 नहीं काम करना चाहते, आप वर्कोहॉलिक हैं, आप समझते हैं कि 10-12 घंटे काम करना इज नॉट एन इशू, चाहे आप जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो। तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट है, यू कैन बी अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस एक्यूमेन बहुत जरूरी है। बिजनेस एक्यूमेन नॉट जस्ट फॉर योर ओन बिजनेस, बट बिकॉज व्हेन यू डू बिजनेस विद अदर बिजनेसेस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द अदर बिजनेस एज वेल। मेरा सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है आईटी में काम करने का, आई एम नॉट आईटी ग्रेजुएट, मैंने कभी डेवलपमेंट नहीं सीखी, नहीं क्वालिफिकेशन कभी नहीं ली, आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैंने जितना कुछ सीखा वो मैंने आईटी में जॉब करते हुए सीखा। मेरा जो असल इंटरेस्ट है, जो मेरा शौक है, बहुत ज्यादा जो मेरा पैशन बना आईटी में काम करने का, वो सिर्फ इतना था कि मुझे इस फील्ड में रहते हुए डेली बेसिस पे हर रोज एक नए बिजनेस से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है और एक नए बिजनेस को समझने का, उसको सीखने का मौका मिलता है। सही है। तो वो मेरा अट्रैक्शन है, वो मेरा पैशन है, वो मेरा कैच है। तो वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मेरा बिजनेस एक्यूमेन अच्छा डेवलप हुआ ड्यूरिंग माय एकेडमिक एंड माय प्रोफेशनल लाइफ। तो बिजनेस एक्यूमेन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब बिजनेस के साथ बिजनेस करते हैं, किसी और B2B के साथ, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बिजनेस क्या करता है और उसके क्या पेन पॉइंट्स हैं दैट यू कैन सॉल्व व्हाटएवर यू आर ऑफरिंग। अगर मैं सॉफ्टवेयर कंपनी हूं, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका प्रोसेस क्या है जहां पर के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या AI ट्रांसफॉर्मेशन इंप्लीमेंट की जा सकती है। तो मेरे लिए वो आइडेंटिफिकेशन मेरे लिए होना बहुत जरूरी है। ये मुझे बिजनेस नहीं बताएगा आके कि मुझे क्या चाहिए, आई नीड टू टेल देम कि तुम्हें क्या चाहिए। सो हम सेलिंग में टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, एक होती है पुश सेल्स, एक होती है कंसल्टेटिव सेलिंग। सही है। आईटी के अंदर देयर इज नो पुश सेल्स। आप किसी को धक्का मार के कुछ बेच नहीं सकते। आप मतलब पुश सेल में हम एग्जांपल यूज करते हैं, यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट का कोर्स हमने पढ़ा था, हमारे सर बताते थे कि आप सेल्स एक ऐसी स्किल है कि आप गंजे को कंघी बेच सकते हैं, लेकिन वो कहलाती है पुश सेल। आईटी के अंदर ऑल अबाउट कंसल्टेशन बेस्ड सेलिंग, कि आप क्लाइंट से समझते हैं कि व्हाट आर योर बिजनेस, व्हाट इज योर बिजनेस, व्हाट आर योर पेन पॉइंट्स, उसकी बेस पे यू पिच देम अ सॉल्यूशन। तो क्लाइंट को नजर आता है कि अच्छा ठीक है, मेरा ये पेन पॉइंट इस सॉल्यूशन से सॉल्व होगा, देन आई विल बाय इट, अदरवाइज दे वोंट बाय इट। सो ये एक चेकलिस्ट है। आपका बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, आप यू शुड बी अ रिस्क टेकर, यू शुड बी एडवेंचरस, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी एडवेंचर कि यार लाइफ में कुछ आगे पीछे हो जाए। तो मतलब जाहिर है मैंने जब से बिजनेस शुरू किया है, उससे पहले भी मैं जो जॉब भी कर रहा था तो वो भी एक रिस्क, क्योंकि सेल्स में हमारी कमीशन बेस्ड जॉब्स होती हैं, तो वो भी एक तरह का एक एंटरप्रेन्योरशिप ही होता है। तो वी हैव सीन लॉट ऑफ फेलियर्स। तो आप अगर 100 लोगों को रीच आउट करते हैं वो बिजनेस अपना बेचने के लिए, तो आपको 90 टाइम्स या 95 टाइम नो सुनने को मिलता है। 4-5 बार आपने यस सुनने को मिलता है, और वही 4-5 लोग आपको चाहिए। तो इफ यू हैव द पेशेंस टू हियर नो दैट अ लॉट, इफ यू हैव द पेशेंस टू फेस रिजेक्शंस, फेलियर्स, अगर आपके अंदर पेशेंस है, देन यू कैन कम इनटू द बिजनेस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, राइट। अच्छा राहिल भाई, अब वो सवाल जिसका यकीनन हमारे इस वक्त जो करंटली इनरोल्ड माजू के स्टूडेंट्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं, वो सवाल ये है कि बीइंग एन अलमनस, हाउ कैन, या आप क्या समझते हैं कि एक अलमनस किस तरह से ये रोल प्ले कर सकता है हमारे ग्रेजुएट्स के लिए कि वो जॉब मार्केट में या एंटरप्रेन्योर फील्ड में आपके थ्रू एंटर होना चाहें, तो उनके लिए आपके पास क्या मॉडल, क्या एडवाइसेस, और दूसरी चीज़ इसमें ज़रूर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे, उनका CV, उनका रेज़्यूमे किस तरह से रिफ्लेक्ट करता हुआ हो अपनी इंडस्ट्री को या उस सेक्टर को टारगेट करने के लिए, क्या इसको बार बार री इंजीनियर करना जो CV को, ये कितना ज़रूरी है, इस पे हमें ज़रा गाइडलाइन। एक चीज़ मेरे मेंटर्स ने सिखा दी थी कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। परफेक्ट।
और मैंने इस पे बहुत पहले से काम शुरू कर दिया था अनकॉन्शियसली, मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर रहा हूँ, बट अनकॉन्शियसली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ठीक है। तो मेरा जो सोशल मीडिया था, हाँ। जो मुझे नहीं पता आपको याद है नहीं, फेसबुक से पहले ऑर्कट हुआ करता हाँ, था। हाँ, बिल्कुल। तो ऑर्कट के ऊपर अकाउंट था, वो भी हमने यूज किया, फिर फेसबुक आया, हमने फेसबुक यूज करना शुरू किया। तो इस वक्त मेरे जो सोशल मीडिया है, मैं सारा कुछ बहुत एग्रेसिवली यूज करता हूँ। आप मेरा फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, मेरा लिंक्डइन देख लें, बट तीनों अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। हाँ। फिर उसके अलावा मैं, क्योंकि जब तक कराची में मौजूद रहा, जाहिर है बाकी सारी जिंदगी तो यहीं गुजारी है, तो यहाँ पर जो इवेंट्स होते थे हमारे इंडस्ट्री इवेंट्स, उनमें बहुत ज्यादा आना जाना, जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त भी, ठीक है, एज अ स्टूडेंट भी जाता था, कॉलेज यूनिफॉर्म में चला जाया करता था जब इस यूनिवर्सिटी से पहले, लोगों से मिलना, बात करना मुझे अच्छा लगता था। आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन, सो वो नेटवर्क मेरा बहुत काम आया व्हेन आई स्टार्ट हिटिंग द इंडस्ट्री। ठीक है। मुझे पहली जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ा। हाँ। मेरी जो पहली जॉब थी, दैट वाज स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस, साद मसूद साहब, उनसे एक डिस्कशन हो रहा था मेरा, उस डिस्कशन में ही ऑफर्ड मी अ जॉब। ग्रेट। तो मुझे उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ा। सो यू हैव टू क्रिएट योर नेटवर्क इन अ वे कि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो। दूसरी बात, आप इस माइंडसेट के साथ जाएं कि यू आर अ रिसोर्स, यू आर नॉट अ कैंडिडेट। व्हेन यू आर अ रिसोर्स, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डिफरेंट आता है। When you think that you are a resource, then you are going into any company, giving an interview or applying for a job. When you have the mentality of a resource, then you know you are going to solve something there. तो आपका confidence level different होता है. So you have to have that resource mindset. अब वही मैं पिछले सवाल पे वापस आऊँ आपके, अगर कि entrepreneurship and job क्या difference? Again, not everybody can be a entrepreneur. सही. Even if you can be an entrepreneur, आप जॉब से भी स्टार्ट कर सकते हैं, but having an objective कि मैंने एक दिन बिजनेस करना है अपना, तो वो आप कर सकते हैं. But हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं होता, तो इन जॉब, सो जॉब में भी अगर आप जा रहे हैं तो यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट कि आप एक स्किल्ड रिसोर्स बनेंगे उस बिजनेस के लिए। आपने सीवी के हवाले से पूछा जी। जब मैं यूएई मूव किया तो पहला जो मेरा वहां पे ऑब्जेक्टिव था वो तो ज़ाहिर है जॉब का था, और मेरा ये था कि जी जाके वहां पहले तो 1 साल जॉब करनी है। तो वो मेरा पहली बार लाइफ में था कि मैंने एग्रेसिवली अप्लाई किया जॉब्स के लिए। ठीक है। तो वो जो मेरा पैटर्न था जॉब अप्लाई करने का, वो इस तरह से था कि मैं अपने ही एक्सपीरियंस को हर पोस्टेड जॉब के अकॉर्डिंग अपने सीवी को टेलर करता था। This is the point, जी। और जो मेरा शुरू का टाइम था, जब मैं यहाँ जाने से पहले 25 दिन पहले मैंने जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दी थी, फिर वहाँ जाके भी मैंने जॉब हंटिंग को महीना भर की है। तो ये 45-60 डेज जो मेरे थे जॉब हंटिंग के, इस दौरान मैंने कोई 20 से प्लस सीवी फॉर्मेट्स बनाए अपने, मल्टीपल सीवीज मैंने बनाई थी, जो आज भी लैपटॉप में सेव है मेरे, हर जॉब के लिए जेडीज के हिसाब, हर जेडी के हिसाब से। अब आजकल का दौर क्योंकि एआई का है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सो आई नो अ टूल जो मैंने यूज किया था, jobscan.io। jobscan.io बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही मजे का टूल है। आप उसमें एक तरफ जेडी पेस्ट करते हैं, एक तरफ अपनी सीवी डालते हैं, वो खुद आपको बता देता है कि आपकी सीवी में क्या लैकिंग है। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग फिर चैट जीपीटी या क्लाउड को आप उसका रिजल्ट देके सीवीज भी स्कैन ही हो रही है आजकल। एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ ह्यूमन जॉब नाउ। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द सेकंड पार्ट। ये सीवी ऑल्टर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यूएई जैसा मुल्क या कोई भी जो एक प्रोग्रेसिव कंट्री होता है, जहां पर के बिजनेसेस प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहे होते हैं, या कोई भी अच्छी बड़ी कंपनी, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनीज ने अब एटीएस इंप्लीमेंट कर दिया है। आपकी सीवी इंसान नहीं पढ़ता, वो एक सिस्टम पढ़ता है। और वो सिस्टम क्या पढ़ता है? वो उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपकी सीवी को मैच करता है कि जो जॉब जेडी के अंदर हमारे कीवर्ड्स थे उनसे सीवी मैच हो रही है कि नहीं। तो अब वो उसमें एआई भी इन्वॉल्व है, उसमें सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व है। तो यू हैव टू मैच योर स्किल्स with the required keywords, with the required JD. तो अगर आप बाहर कहीं जाके जॉब अप्लाई कर रहे हैं तब तो बहुत ही जरूरी है। So that is why it is important to tailor your CV as per the required posted job. So yes, you have to have multiple, when you are applying for a job, you have to have multiple formats. फिर मतलब बॉटम लाइन आखिरी बात, एक जनरलाइज्ड चीज ये कि हमारे यहाँ CV बनाने का भी थोड़ा सा एक फुकदान है कि वो उस पर मेहनत नहीं की जाती ज्यादा, और बहुत ही एब्रप्टली उसको बना दिया जाता है। मतलब आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मुझे 16 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, मैंने हायरिंग्स की हैं बहुत सारी दफा बीच में। तो योर सीवी इज योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। और आपको लगता है अगर ऐसा कि आपकी सीवी एटीएस के अलावा कोई इंसान नहीं पढ़ता, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप एटीएस से पास हो गए तो आपकी सीवी पर एक इंसान प्रॉपर पढ़ता है, और आपके इंटरव्यू से पहले जो अच्छा इंटरव्यूअर होगा, जो अच्छा हायरिंग मैनेजर होगा, वो उसको प्रॉपर पढ़ेगा। जो मेरे फर्स्ट बॉस थे साद मसूद साहब, हम ट्रेनिंग्स भी किया करते थे, तो उनका एक वाकया एक दफा उन्होंने सुनाया। एक सेशन के अंदर हम गए यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने कहा कि जी मेरे पास एक इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट आया, और हम उस वक्त, उन्होंने बताया कि मैं उस वक्त कोई फाइनेंस की जॉब के लिए किसी को हायर कर रहा था। तो मैंने सीवी उनकी पहले पढ़ चुका था, तो कैंडिडेट सामने आया, मैंने उनसे पूछा, अच्छा जी किस किस तरह का केक आप बना लेते हैं? तो कैंडिडेट चौंक गया कि जी सर मैं तो फाइनेंस की जॉब के लिए आया हूँ। उसने कहा अच्छा, लेकिन आपकी सीवी में तो लिखा हुआ है यू आर अ बीबीए इन बेकिंग एंड फाइनेंस। सो बैंकिंग
में एन मिस हो गया स्पेलिंग में और वो बेकिंग एंड फाइनेंस बन गया। तो वो जिस यूनिवर्सिटी में मौजूद थे वहां पर एक कैंडिडेट ने पीछे हाथ खड़ा किया, सर वो मैं था। तो वो जिस इत्तेफाक है जिस सेशन में हम थे उसने, तो द पॉइंट इज कि वो अटेंशन टू डिटेल आपकी अपनी सीवी में मिसिंग होती है। देन उसका जो फॉर्मेट आजकल है, हम उसको फजूल का एक ना वो बना देते हैं गोला गंडा, कि इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। यू हैव टू बी वेरी टू द पॉइंट, यू हैव टू बी वेरी कंसाइज, वेरी ब्रीफ। 4 पेज की सीवी उसकी अच्छी लगती है, इसका 20 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आप फ्रेश हैं या आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, यू शुड नॉट हैव अ सीवी मोर देन अ पेज। 1 पेज से ज्यादा की सीवी नहीं होनी चाहिए आपकी। मैक्सिमम अगर 5 साल आपने क्रॉस कर लिए, 2 पेज की सीवीज बना लें अपनी आप। मेरी सीवी आज भी शायद 2-2.5 पेज की है, इससे ज्यादा की नहीं है। तो फॉर्मेट उसका सेक्टर टू सेक्टर भी ये डिमांड होती है। जैसे डेवलपमेंट सेक्टर जो है वो डिटेलिंग मांगता है, हाँ। या आप रिसर्च और पब्लिकेशंस में आपने बहुत काम किया है तो फिर वो अलग चीज है। फैक्ट्स दें बजाय इसके कि आप लफाजी दें। आप मेरी जो सेल्स की फील्ड है, हमारी सेल्स की फील्ड में नंबर्स जस्टिफाई करना है। एग्जैक्टली, मतलब असल पॉइंट यही सारी बात का कि आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका इंटरव्यू सीवी के ऊपर होता है। जो बातें लिखी हैं यू हैव टू बी एबल टू एक्सप्लेन इट। अगर आप उसको समझा नहीं सकते, अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डोंट राइट इट। ऑफ दिस क्वेश्चन वाज द रोल ऑफ एन अलुमनस। सर इसमें दोनों साइड से एक क्रॉस वे है, एक क्रॉस पाथ है, अलुमनस की तरफ से भी और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी। अलुमनस की तरफ से ये है, जो अभी हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे अपने पॉडकास्ट से पहले, वो यही कि यूनिवर्सिटी शुड अप्रोच टू द पीपल हु आर ग्रेजुएट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड आस्क देम कि जी आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज को जाती हैं तो यू शुड ब्रिंग इट टू अस एंड वी विल ट्राई टू फिल इट इन फर्स्ट। और मैं आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एलुमनाई एसोसिएशन में काम किया यहाँ पे 2 साल तक। एलुमनाई आर कीन टू डू दैट, they want to do that, they are keen to do it. The problem is कि हम जब उसको pursue करते हैं as an alumni, तो एक जिस तरह का रिस्पॉन्स यूनिवर्सिटी से हमें मिलना चाहिए या सीवीज का एक हमें मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं। तो उसको आई थिंक चैनल करने की जरूरत है। आप अपने एलुमनाई से कनेक्ट करें। आप यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से एक्टिविटीज स्टार्ट की हैं, आप जिस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, या ये हम सेशन कर रहे हैं, और भी एलुमनाई मेरी जैसे और आते हैं यहाँ पे, उनसे इंटरेक्शंस हो इनकी, स्टूडेंट्स की, उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे सवालात करें, उनसे सीखें। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनसे कनेक्ट करें। आस्क देम फॉर अ लिंक्डइन प्रोफाइल, कनेक्ट विद देम ऑन देयर लिंक्डइन। प्रोफेशनल्स, majority of the professionals, if they are a good professional, they all are on LinkedIn or active on LinkedIn. अगर LinkedIn पे एक्टिव नहीं है, Facebook पे कनेक्ट कर ले उनके साथ, बट कनेक्ट विद देम। उनको याद रहना चाहिए कि वो गए थे तो वो किसी सुलेमान, किसी आसिफ, किसी हानिया, किसी हादिया से मिलकर आए थे। सही है। उनसे कनेक्टेड रहें, उनकी चीजों पे कमेंट करें। जब आप जॉब मार्केट में आएंगे तो यू कैन रीच आउट टू देम, दे विल रिमेंबर यू कि अच्छा मैं इससे मिलकर आया था यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है। माजू में FIP के सेशंस होते हैं, वहाँ पे बाहर से आपके एक्सटर्नल्स आते हैं जो एलुमनाई भी होते हैं। उनसे इंटरेक्ट करें, उनको समझाएं, उनको अपने आप को सेल करें उनको। तो ये एक क्रॉस पाथ है जो दोनों ने मिलके उसको पूरा करना है। इंशाल्लाह विल डू इट टुगेदर। TEDx जैसे प्लेटफॉर्म्स और ये सारी चीजें Exactly. माजू ने Huge achievement. लाइंड अप कर दी हैं, एंड इंशाल्लाह विल कीप कंटिन्यू विद दैट विद ऑल द हेल्प ऑफ यू अलुमनस इंशाल्लाह। और सारी जो है वन फाइनल वर्ड, आज का ये पॉडकास्ट यकीनन बहुत से इसमें और ऐसे एस्पेक्ट्स है जिनके ऊपर अलग एपिसोड्स होंगे, एंड विल कीप इनवाइटिंग यू इन आवर पॉडकास्ट सीरीज इंशाल्लाह। वन फाइनल वर्ड आज की ये सारी मामला फाइनल वर्ड आपको वाइंड अप सिर्फ इतना कि world has changed a lot in last 10-15 years. Now we are actually living in a global village. Right. So you have to change your students से बात मैं कर रहा हूँ कि you have to change your mindset from a local resource to a global resource. अब आप जो भी पढ़ रहे हैं, देखें कुछ लोग ये बात भी करते हैं कि जी एजुकेशन इज irrelevant now. मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। एजुकेशन इज स्टिल relevant, depends how you are using it. अगर आप सिर्फ उसको एक डिग्री हासिल करने के लिए यूज कर रहे हैं, it is irrelevant for you. If you're using it, if you're doing it to use it something in your benefit as a knowledge base, as something else, then yes, it will be beneficial. But whatever you are doing, you have to have a mindset of a global resource. अब आपने सिर्फ पाकिस्तान का नहीं सोचना, आपने ये नहीं सोचना कि पाकिस्तान में जॉब करनी है, पाकिस्तान में बिजनेस करना है। जो भी बिजनेस अब पाकिस्तान में हो रहा है वो अब एक ग्लोबल माइंडसेट के साथ हो रहा है। आपकी सर्विसेज पाकिस्तान में नहीं कंज्यूम होती, सिर्फ आपकी सर्विसेज पूरी दुनिया में कंज्यूम होती हैं। IT सेक्टर इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट, कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनीज बैठ के दुनिया भर में अपनी सर्विसेज बेच रही हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट IT hub we are for the world. So you have to change that mindset, be a global resource. अपने आप को प्रोजेक्ट करें जितना कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक वगैरह जो भी आप यूज करते हैं उस पर अपने आप को प्रोजेक्ट करें, अपनी स्किल्स को प्रोजेक्ट करें, लोगों से कनेक्ट करें जो आपके लिए फ्यूचर में रिलेवेंट हो सकते हैं, एंड जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड विद द पीपल यू आर इंटरेक्टिंग विद योरसेल्फ, बाय टेलिंग योरसेल्फ कि आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, बाय having the same transparency for the people as well with who you are meeting.
आज वो दौर चला गया कि आप किसी को डॉज करके, किसी को फ्रॉड करके अपनी स्किल्स जो है वो बेच सकते हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं रहा। हजारों ख्वाहिश हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, क्योंकि वी वर इन कन्वर्सेशन विद समवन लाइक राहील अख्तर with a diversified of experience and public speaker, और उनके बहुत सारी ज़िंदगी से रिलेवेंट और इस फील्ड से रिलेवेंट और भी एस्पेक्ट्स हैं जिन पे गुफ्तगू होगी। लेकिन इंशाल्लाह अगले हमारे एपिसोड्स में रहिए हमारे साथ। दिस इज मी साकिब अब्दो साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड टू माजू FM 97.6 and our podcast series.